बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन कोर्स में हमारा एजेंडा है कि हम आपका कोई भी एडिशनल खर्चा कराए बिना आपके जो एग्जिस्टिंग संसाधन है उसका आपको भरपूर प्रयोग करना सिखा सके। आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, टैली है, उसको आपको मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करना सिखा सके। उसके लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है। कल आपने ये प्रेजेंटेशन देखी, मैं एक बारी फटाफट से उसको गो थ्रू करा देता हूं। एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर हमारी ये सारी कोशिशें होती हैं कि बेटर तरीके से चीजें हमारे कंट्रोल में रहें, बट रियलिटी हमेशा एक्सपेक्टेशन को मीट आउट नहीं कर पाती है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने होंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट है वो ये है कि हमें उस सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, ना कि एक कमांडर बन के साइड में हो जाना है। कमांड देके साइड में नहीं जाना, हमें उसको आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है। तो टैली एक्सपर्ट हमारा इंस्टीट्यूट जो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट बना रहा है, अकाउंटेंट टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स बनाया है हमने, ताकि जो प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए हम कुछ पॉलिशिंग करके उनको जो एडिशनल टूल्स हैं वो भी सिखा सकें। और उसके साथ तीसरा कोर्स जो आपने ज्वाइन किया है, बिजनेसमैन टू स्मार्ट, ये कोर्सेज हमारे हम टैली एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से जो लाहौरिया चौक हिसार में है वहां से हम कंडक्ट कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। वेलकम टू दिस कोर्स। टुडे इज द डे वन। डे वन का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कंट्रोल। सबसे बड़ा पेन एरिया किसी भी बिजनेस के लिए, हमारा पैसा मार्केट में अटक जाता है। अब आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने उस क्रेडिट के ऊपर डेज वाइज लिमिट सेट कर सकते हैं, कैसे हम पार्टी की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से उसकी अमाउंट वाइज लिमिट सेट कर सकते हैं, और आउटस्टैंडिंग की एजिंग भी हम चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। इसका नाम है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि उसकी मदद से ही हमें अपनी सेल्स को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर को क्रेडिट ऑफर करेंगे तो वो अपना डिसीजन अर्ली ले लेगा। हो सकता है कि वो पैसे ना होने की वजह से अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर रहा हो, बट आप अगर उसको क्रेडिट ऑफर कर लेंगे तो वो तुरंत ही डिसाइड कर लेगा, तुरंत ही खरीद लेगा चीजों को। तो ये एडवांटेज भी है। ये उनके खरीदने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। मान लीजिए वो 1,000 रुपए की परचेज करना चाहता था, बट आपने उसको उधार ऑफर कर दी, तो हो सकता है वो 2,000 का माल ले जाए। तो अल्टीमेटली उसने आपकी सेल्स को ही इंप्रूव किया है। और क्रेडिट हमें और एक फायदा पहुंचाती है कि हमारे जो कंपटीशन है, इस कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने कंपटीटर को बीट कर सकते हैं क्रेडिट्स को ऑफर करके। ठीक है। तो ये चीजें हर तरीके से हमें फायदा ही पहुंचाने वाली है। कहते सर ये क्या बता रहे हो, आप अभी हमारे को बता रहे थे कि क्रेडिट तो हमारा पेन एरिया है और अब आप एडवांटेजेस गिनाने लगे। आई एम श्योर कि आप में से कोई भी इन एडवांटेजेस के वजह से ही मतलब आप उधार देते हो, बट वो बाद में हमारे लिए पेन साबित हो जाता है। और देखिए सबसे बेटर पॉइंट इसमें लिखा गया है कि कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर हमारे प्रति वफादार भी रहता है, वो हमेशा हमारे से ही खरीदेगा। पूरी मार्केट छोड़ के वो हमारे पास ही पहुंचेगा, क्योंकि उसको यहाँ पे उधार मिलती है और उधार मिलने के बावजूद भी उसको इज्जत मिलती है, तो वो हमारे प्रति लॉयल भी रहेगा। तो हर एक बिजनेसमैन की यही रिक्वायरमेंट तो है कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरे कस्टमर मेरे साथ जुड़े रहें। तो इसके लिए क्रेडिट हमारे बिजनेस का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अपने टारगेट्स को भी अचीव करने में हमें ये हेल्प कर सकता है। उधार फेंकेंगे तो हमारे टारगेट भी अचीव हो जाएंगे। क्रेडिट जरूरी तो है,
परंतु ये सबसे बड़ी बुराई भी है। हमारे बिजनेस के अंदर क्रेडिट की वजह से काफी परेशानियां भी आती हैं। देखें हम, possibility for bad debts. When this happens, you could pass the account to a collection agency, but you will incur fees. अगर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, रिपीटेडली फॉलो अप के लिए के बाद भी अगर मुझे पैसा नहीं मिलता, तो हम किसी थर्ड पार्टी को हायर करेंगे कि यार मेरा पैसा निकलवा दे। तो वो क्या पैसा वैसे ही निकलवा के देने वाला है यारी दोस्ती में? नहीं, उसकी भी फीस होगी। अगर हम इसमें एजेंसी की बात ना भी करें, अगर हमारा स्टाफ ही उसके ऊपर रिपीटेडली फॉलो अप ले रहा है, उसकी शॉप पे बारी बारी विजिट कर रहा है, तो वो भी तो एक एडिशनल कॉस्ट है। ये कॉस्ट तो हमने कंसिडर ही नहीं की थी जब हम उस माल को बेच रहे थे, जब हम उसको उधार दे रहे थे। तब तो हमने सोचा था कि यार मेरी कॉस्टिंग ये है, इतना प्रॉफिट जोड़ के इतने दिन की उधार देनी है, उसका भी ब्याज जोड़ लो, इतने दिन में पैसा आ जाएगा। बट अब पैसा नहीं आने से तो हमारे लिए उसके ऊपर जो ओवरहेड्स हैं वो भी तो बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज साबित होता है। ठीक है, अगर हमारे कलेक्शन एफर्ट्स काम नहीं करते तो फिर हमें राइट ऑफ ही करना पड़ता है, उसको बैड डेट्स में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैश क्रंच, अगर हम क्रेडिट टर्म्स ऑफर करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारा जो कैश फ्लो है उसको अफेक्ट करेगा। मार्केट से मैंने 10 लाख रुपया लेना है, बट मुझे आज 50,000 रुपए का माल मंगाना है और मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट को देख रहा हूं तो मेरे करंट एसेट्स तो खड़े हैं, मेरे डेटर्स खड़े हैं 10 लाख रुपए, मगर आज मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं माल मंगा सकूं। तो उसके लिए ये मेरा क्रेडिट देना मेरे लिए बड़ी ही डिसएडवांटेज साबित हो रहा है। आप इसको इंप्रूव कर सकते हो कि किस तरीके से बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। आप भी थोड़े स्ट्रिक्ट होके अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे? सबसे पहले देखो, हम अनलिमिटेड क्रेडिट तो किसी को भी नहीं दे सकते हैं, चाहे वो कितनी ही अच्छी पार्टी क्यों ना हो। हमें उस पार्टी की हैसियत के साथ साथ अपनी हैसियत का भी ध्यान रखना। हम किसी को लगातार 10 लाख लेने हैं, हम उसको और 10 लाख रुपए का माल देने की हिम्मत जुटा भी सकते हैं और नहीं भी जुटा सकते, दोनों बात है। उस केस में सामने वाली पार्टी भी देखनी पड़ेगी और हमें अपनी भी देखनी पड़ेगी कि मैंने कितनी कैपिटल लगा रखी है और कितनी और लगा सकता हूं। तो उस हिसाब से हमें अपनी पार्टी के जो क्रेडिट अमाउंट है उसकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो उसको रोकना पड़ेगा ना कि भाई इसके बाद और उधार नहीं मिलेगी। इसके साथ देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट के अमाउंट क्या है, हमें अपने बिजनेस का कैश फ्लो चाहिए। हमें कैश फ्लो चाहिए तो हमें उसके साथ एक टर्म सेट करनी पड़ेगी कि इतने दिन के अंदर पैसा मुझे वापस चाहिए, चाहे वो बिल 100 रुपए का हो, चाहे वो 1000 रुपए का हो, और चाहे वो 1 लाख रुपए का हो। वो पैसा मुझे रोटेशन के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही मेरा कैश फ्लो मेंटेन करेगा। तो हमें अपने अमाउंट को भी लिमिट देने के साथ साथ उसके डेज भी लिमिट करने हैं ताकि मेरा कैश फ्लो मेंटेन रहे। अब देखिए, जो लोग हमें अर्ली पेमेंट करेंगे, देखो हम फंसे हुए हैं, हम अगर पैसा मार्केट से टाइम पे नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली हमें सीसी का ब्याज भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है हमारी परचेज की प्रक्रिया उससे प्रभावित हो जाए, हम और माल परचेज ही ना कर पाए, हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं, और भी बहुत सी वजह हो सकती है। तो उसके लिए अपनी पेमेंट्स को एक्सपीडाइट करने के लिए कि वो जल्दी हमारे को पे करे, तो हमें कुछ डिस्काउंट्स भी ऑफर करनी चाहिए ताकि वो बिफोर ड्यू डेट, अगर उसकी ड्यू डेट हमने 15 दिन की सेट की थी और वो जल्दी हमें दे देता है तो हम उसको डिस्काउंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर उन्होंने हमें समय पर नहीं दिया तो उसके बाद तो हमारा हक बनता है कि हम इंटरेस्ट चार्ज करें। बट ये सारी चीजों के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि इस सारी प्रक्रिया के अंदर हमारा कस्टमर हमारे साथ उसके बाद भी जुड़ा रहेगा या नहीं जुड़ा रहेगा। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये केस टू केस वेरी कर सकता है। अगर आपको पार्टी की, सामने वाली पार्टी की कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप उसकी ड्यू डेट्स भी एक्सटेंड करते हो।
आप उसको विदाउट इंटरेस्ट भी बेयर करते हो। वो नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, और सामने वाली पार्टी के साथ आपके रिलेशंस पे भी मैटर करता है। तो ये हमने अभी समझा कि क्रेडिट हमारे बिजनेस के लिए जरूरी तो है, बट उसके भी अपने एक लिमिट्स होने चाहिए। जब हर एक चीज के लिमिट्स क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद परेशानी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। तो ये चीजें हम टैली में कैसे करेंगे, या जो हम इतने सालों से अपना जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, देखो बिलिंग आप सब लोग कर रहे हो, इतना अच्छा टर्नओवर, इतना अच्छा बिजनेस आपने मेंटेन कर रखा है, और डेफिनेटली ग्रो भी किया है। मैं आपको टैली में एंट्री करनी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कंट्रोल्स सिखा रहा हूँ कि आप अपने उसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं, आप सिर्फ उनको एक्टिवेट करके अपनी रूटीन की जो वर्किंग है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो आइए शिफ्ट होते हैं हम टैली के ऊपर और वर्किंग करके देखते हैं। अब टैली में जैसा कि मुझे आपका डेटा अवेलेबल हुआ, तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप लोगों में से, मैं चेक कर लूं आपका डेटा एक बार दोबारा से कंफर्म हो जाएगा मुझे कि आप कौन से वर्जन्स पे काम कर रहे हैं। ये डेटा शीट जो हमने आपसे कलेक्शन कराई थी, कुछ लोगों ने अभी इसमें डायरेक्टली अपलोड नहीं किया है अपना डेटा। अमन का डेटा नहीं पहुंचा इस शीट में, अमन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे आप? हाँ मैं सर, वो हुआ नहीं था लास्ट में, मैंने आपको मैसेज किया था कल। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मेरे को आज दिन में कॉल करना है, वो फॉर्म फिलिंग जरूरी है ताकि आपका डेटा हमारे हाँ पास प्रॉपर हाँ तरीके से सही जगह हाँ पे जी पहुंच सर। पाए। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, टेली ईआरपी, टेली प्राइम, टेली प्राइम, टेली प्राइम। अभी सिर्फ सौरभ बंसल जी हैं जो टेली ईआरपी यूज कर रहे हैं, नवीन जी टेली प्राइम पे आ चुके हैं, हरीश जी टेली प्राइम पे हैं, कन्हैया ट्रेडर्स, अतुल जी भी आप टेली प्राइम पे हैं। अमन आप क्या यूज कर रहे हो? टेली प्राइम है सर, दोनों है मेरे पास। आप भी टेली प्राइम पे हो। हाँ जी सर। सौरभ सर आप ईआरपी पे क्यों रुके हैं, कोई खास वजह है? नॉन जीएसटी काम होता है जी सारा, जरूरत ही नहीं पड़ती प्राइस आपका की। वॉल्यूम काफी लो है, प्लीज नजदीक आके बात करें। सारा सारा सेल्स और परचेज जीएसटी एग्जम्प्ट है जी। सारा परचेज और सेल जीएसटी एग्जाम्प्ट है? एग्जम्प्ट है। तो टेली प्राइम एग्जाम्प्ट की हैंडलिंग भी बहुत अच्छे से करता है सर। बस वो ये अपग्रेड किया ही नहीं अच्छा उसको। अच्छा, हाँ जी। चलो अभी देखिए टेली प्राइम और टेली ईआरपी में कोई बहुत ज्यादा फंक्शनल चेंजेस तो है नहीं, सारी चीजें सेम चलने वाली हैं। तो अभी मैं आपको टेली ईआरपी के हिसाब से बताऊं कि प्राइम में हम कंटिन्यू करें? सभी लोगों की ओपिनियन प्राइम में चलने की है? जैसे भी वो फंक्शनैलिटी बता दो, वो कर लेंगे एडजस्ट उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर, तो हम टेली प्राइम के साथ कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। यस, तो अभी हम, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये टेली प्राइम देख पा रहे हैं ना? टेली प्राइम विजिबल है सभी को? नहीं सर, आपकी आ रही सर। ओके, अभी कह रहा था स्क्रीन शेयरिंग में ना, आई थिंक। ठीक है, ये मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अभी आ गई मेरी स्क्रीन आपके पास?
हाँ जी सर। ओके, ये हमारा टेली प्राइम है। टेली प्राइम में हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। बिजनेसमैन टू स्मार्ट बिजनेसमैन कंपनी। इसमें आपने अपना एड्रेस टाइप करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, पिन कोड डाल दीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। अपना फोन नंबर डाल दीजिए और मेल आईडी डाल दीजिए। ये बेसिक डिटेल्स के साथ आप अपनी क्रिएट कर दीजिए कंपनी। फाइनेंशियल ईयर 1/4/21 से। अगर पासवर्ड रखना है तो यस कर लीजिए, नहीं रखना है तो नो भी कर सकते। हमने पासवर्ड रख लिया, एडमिन एडमिन। इसके बाद टेली ऑडिट फीचर्स को अनेबल कर लेते हैं हम और डिसअलो नो कर देते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। फर्स्ट लॉगिन में हमारे से मांग लेता है डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें आप देखिए टेली प्राइम के अंदर जब आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली F11 फीचर्स आपके सामने खोल के ले आता है। टेली प्राइम और ERP में फर्क ये है कि वहां F11 हमें मैनुअली ऑन करना पड़ता था। मैनुअली ऑन करते थे तो भी हमें 3 अलग अलग स्क्रीन दिखती थी, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैट्यूटरी फीचर्स। तो वो सब इन्होंने एक ही स्क्रीन के ऊपर क्लब कर दिए। अब उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता था मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। तो ये एनेबल बिल वाइज एंट्री है, उसके कुछ के नाम बदल दिए गए हैं, फंक्शनैलिटी वही है। तो हमें इस क्रेडिट कंट्रोल के लिए इसी फंक्शनैलिटी की जरूरत है। अगर आपने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है तो F11 में आके आप एनेबल बिल वाइज एंट्रीज को यस कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूं। अब यहाँ पे हम पहले अपने कुछ बेसिक लेजर्स बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, CGST, duties and taxes, GST, central tax, SGST, duties and taxes, state tax, IGST, duties and taxes, integrated tax। अलावा हमें राउंड ऑफ की जरूरत पड़ सकती है। राउंड ऑफ हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया और यहाँ पे इसको बता दिया कि इनवॉइस राउंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। अभी हम ले लेते हैं एक सप्लायर रेगुलर। क्या नाम है, ऐसा नाम क्यों चूज कर रहा हूं, ताकि एंट्री करते समय हमें ये चेक ना करना पड़े। अब यहाँ पे हमने ये लेजर क्रिएट कर लिया और ऐसे ही कस्टमर रेगुलर हरियाणा, ये हमने सन्डी डेटर क्रिएट कर दिया। अब ये जो दो लेजर्स हमारे पास आ गए हैं अभी, डेटर एंड क्रेडिटर के, ये चार्ट ऑफ अकाउंट में आप देखिए लेजर्स आपके पास, ये डेटर आ गया और ये टैक्सेस लेजर आ गए, सेल परचेज लेजर आ गए हमारे पास, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम अपनी ट्रांजैक्शंस एंटर कर सके। किलोग्राम्स आई थिंक सही रहेगा, किलोग्राम्स में 3 डेसिमल तक आप ले सकते हैं। एप्लीकेबल करके आइटम का आप HSN कोड डाल दीजिएगा, 6 डिजिट कंपलसरी हो गया है, तो उसका ध्यान रखते हुए हमने ये देखिए। अब नाम में आमतौर पे ऐसा करते नहीं है, बट ये क्योंकि हमारी ट्रेनिंग क्लास चल रही है, हमें कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम ऐसे नाम रख रहे हैं जिसको हम डिकोड कर सके। आइटम 12%, पीसेस पीसेस, फ्लेक्सिबल 12%। यदि 2 ही आइटम सफिशिएंट है हमारे पास। देखिए जब लेजर बनाने लगे हम, तो हमने अभी जल्दबाजी में लेजर बना लिए और अक्सर हर कोई ऐसा ही करता है। लेजर में हम एक ही चीज का ध्यान देते हैं, पार्टी का नाम क्या है, उसका शहर क्या है और GST नंबर डालना है कि नहीं डालना। उसके अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। सबसे पहले तो आपने जो बिल वाइज डिटेल यस किया था, उसके बाद आपको हर एक लेजर के ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको ऑन रखना है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन जब आप यस रखते हैं तभी यहाँ पे आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड
किसी पार्टी को कितने दिन की उधार देनी है, ये आपसे यहां पर पूछेगा। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन तक आप उसको ब्याज नहीं लगाएंगे या कितने दिन तक आप उससे पैसा नहीं मांगेंगे, यहां से आप उसके क्रेडिट डेज डिफाइन कर रहे हैं। आपने यहाँ पे 7 लिख दिया तो वो 7 डेज के लिए क्रेडिट उसको मिल गया। ये देखिए, अब हम इसके नाम एक बिलिंग करते हैं। कस्टमर रेगुलर हरियाणा, ये डिटेल्स जो भी आप डालना चाहेंगे, जैसे जैसे आपने ऑप्शन ऑन किए होंगे। ये आइटम 12% का हमने 100 रुपए के भाव में 1000 रुपए का माल बेच दिया इनको, उसके ऊपर CGST SGST लगा के बेच दिया। अब ये एंट्री तो रूटीन ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, इसमें मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, यहां देखिए, यहां आने के बाद आपसे वो रेफरेंस डिटेल्स मांगता है। रेफरेंस डिटेल्स के अंदर आपके सामने एक मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टेबल खुलती है और आपको एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट, इसका सामना करना पड़ता है। एडवांस तो जब रिसीट या पेमेंट करेंगे तभी आपको ये ऑप्शन यूज करना है। अगेंस्ट रेफरेंस, अगर ये ट्रांजैक्शन किसी ऑलरेडी रिसिप्ट पैसे के अगेंस्ट हो रही होती तो मैं अगेंस्ट रेफरेंस ले लेता, बट क्योंकि ये न्यू ट्रांजैक्शन है, अभी इससे पहले इस पार्टी के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो हम इसको न्यू रेफरेंस में डालेंगे। और जो चौथी ऑप्शन है, आप अपनी आदत डाल लें कि आपको वो चौथी ऑप्शन दिखे ही ना। अगर आपको वो ऑप्शन दिखेगी तो वो आपके लिए परेशानी की वजह बने, तो आप उस ऑप्शन को भूल ही जाएं कि कोई ऑप्शन दी गई है। बट अक्सर देखा है मैंने, अपने इस कम्युनिटी में, आज इस क्लास में अकाउंटेंट भाई भी बैठे हैं, ये लोग सबसे ज्यादा इरिटेट होते हैं न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस वाली ट्रांजैक्शंस के साथ। या जिन लोगों के पास डाटा एंट्री ऑपरेटर आपने रखे हुए हैं, तो वो लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। और वो यहाँ पे ऑन अकाउंट उनका सबसे पसंदीदा ऑप्शन है, और मैं आपको कह रहा हूं कि इस ऑप्शन को आप भूल जाएं, इसको यूज ही नहीं करना है। इसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो कुछ एड ऑन्स भी अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू इसको बंद किया जा सकता है। और अभी टैली ने डिफॉल्ट में भी ऑप्शन दे दी है। जब हम सिक्योरिटी सीखेंगे तब हम ये भी सीखेंगे कि कैसे ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस बंद की जा सकती है। वो आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली आपका जो बिल नंबर था, सेल्स नंबर 1, ये 1 नंबर ऑटोमेटिक उठा लिया है। और उसके साथ ये 7 दिन भी उसने ऑटोमेटिक उठा लिए कि ये 7 दिन की उधार तो इस पार्टी को मिलेगी ही मिलेगी। 1120 रुपए 8 अप्रैल को उससे मांगने, ये हमने इस ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया। ठीक है, अब इसने कब देने हमारे को, 8 तारीख को। तब तक अगर इसको और ट्रांजेक्शन होती है तो और ट्रांजेक्शन की जा सकती है। अब देखिए, हम 2 अप्रैल में इसी पार्टी को और माल बेच के देखते हैं। इसके इन्होंने 150 क्वांटिटी ले लिए, ये 150 रुपए की आइटम थी, इसके ऊपर CGST SGST हमने लगाया। इनको 2 नंबर बिल 7 दिन के बाद, ये 9 तारीख को ड्यू होने वाला। इस तरीके से इनके पास ये पेमेंट्स, ये माल जाता रहा। अब माल जाता रहा तो जब हम इस पार्टी का लेजर खोल के देखते हैं, हमें दिखाई देता है कि 24,745 रुपए हमें इस पार्टी से लेने हैं। बेसिक अकाउंटिंग के हिसाब से ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट बन गई है और हमें पता लग गया है कि हमें इस पार्टी से क्या लेना देना। बट अभी हमारा वो पर्पस हल नहीं हो रहा, क्रेडिट कंट्रोल वाला। उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस पार्टी को अगर मैं और ज्यादा बिलिंग करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, तो कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। ये माल मांग रहा है, ऑर्डर आता है, हम सिर्फ ऑर्डर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इसने आज इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी सेल आ गई। हम फोकस नहीं कर रहे हैं उससे आने वाली पेमेंट्स के ऊपर। ये देखो, ईवे बिल की डिटेल मांग रहा था। ये इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं तो हमारे उस कस्टमर का बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक उसको टोका ही नहीं जा रहा है कि भाई साहब आपने पैसे देने, और देखते ही देखते वो 2,60,000 रुपए हमारे उसके पास चले गए। अब अगर हमने उसको पैसे के लिए टोका भी सही तो उसने हमारे को पैसे भेज दिए। ये लो सर, ये पैसे लीजिए आपके, कैश या बैंक जो भी आप बनाना चाहें। देखा, HDFC बैंक में हमारा अकाउंट है, आपने बैंक अकाउंट्स में लेजर खोल लिया,
और ये आपने ये HDFC बैंक से हमने रिसिप्ट लेनी। HDFC बैंक में हमारा पैसा आ गया रेगुलर डीलर का, उसने हमारे को 25,000 रुपये पकड़ा दिया। अब 25,000 रुपये आए हैं तो हमारे सामने ये टेबल आ जाता है। अब इस टेबल को सावधानी से अटेंड करना है। यहाँ पे ये चुन लिया तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि टैली के जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी की रिपोर्ट्स हैं वो आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। अगर आपने ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन कर दिए तो आपको यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस उठाना है। अगेंस्ट रेफरेंस टैली देखो स्मार्ट है, टैली को अपने आप समझ है कि इस पार्टी के कुछ रेफरेंसेस पहले से पेंडिंग पड़े हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस उठा रहा है। और अगेंस्ट रेफरेंस उठाने के बाद आपको पूरी टेबल दिखाई दे रही है कि आपको कौन कौन से बिल्स का पैसा चुकाना है। उसके पार्टी की टेबल आ गई, इसमें से अब वो आपसे बताएगी पार्टी कि कौन से वाला बिल मेरा क्लियर करना है, ये 25,000 रुपये कौन से बिल में जमा करो। अगर वो पार्टी बता रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता रही है तो आपको उसको जो फर्स्ट बिल पहले सामने दिखाई दे उसको क्लियर कर दो, फिर सेकंड बिल क्लियर कर दो। इसके बाद भी पैसा बचा है तो वो थर्ड बिल भी मांगेगा आपसे, उसमें सिर्फ 255 रुपए एडजस्ट हुए हैं। और इस तरीके से आपने उसका चेक नंबर डाल के ये रिसिप्ट इसी तरीके से ही पोस्ट करनी है। पार्टी से किस बैंक का चेक मिला है, हमने देखा एक्सिस बैंक का दिया, और ये ट्रांजैक्शन हमारी सेव हो गई। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में हम कस्टमर का जाके लेजर देखते हैं तो हमें इस तरीके दिखाई देता। ठीक है, अब इसी तरीके ट्रांजैक्शन चलती रही और अब पार्टी ने हमारे से अगले महीने फिर ट्रांजैक्शंस की। मैं अगला महीना क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं एजुकेशनल लाइसेंस पे हूं, वो टैली एक्टिवेट नहीं हो रही, कुछ इशू है। 1 मई की एंट्री डाल लेते हैं। 1 मई को उस पार्टी को हम दोबारा से माल बेचने जा रहे हैं रेगुलर। अब हमें ये तो याद है कि इसके 25,000 रुपये आ गए थे, हमने इसको माल और बेच दिया। ये देखिएगा, बिलिंग के टाइम पे हमारा ध्यान टैली हमारी मदद कर रही थी, यहाँ पे भी करंट बैलेंस शो करके ये पार्टी अभी भी 2,35,995 रुपए की देनदार है, बट इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमें तो सेल दिखाई दे रही है। क्यों, आज सेल का प्रेशर है। ये हमने सेल काट दी, इसका आउटस्टैंडिंग अब 7 मई को। अब देखिए उसकी पहले से ही इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, उसके बाद भी ये लिमिट कोई सेट नहीं है इसके ऊपर, कितना भी माल हम दिए जा रहे हैं उसको। 4 लाख रुपए तक उधार पहुंच गई पार्टी। 1100 रुपए के माल लेने से शुरू हुई थी और आज हमने उससे 4 लाख रुपए लेने हैं। और ये तो केवल एक पार्टी का किस्सा है, ऐसी तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको लिमिट करने के लिए टैली आपकी मदद कर सकती है। आपने वहां पे क्रेडिट डेज सेट किए थे, उस क्रेडिट डेज के हिसाब से आपको एक रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। ये रिपोर्ट कितने लोग चेक कर रहे हो अभी, ईमानदारी से बताइएगा। मैं चेक कर रहा हूँ। मैं के साथ अभी नाम मेरा- बताएं। अमन चेक अतुल। कर रहा है, अतुल जी भी अतुल- चेक कर रहे हैं। अभी लेकिन कर रहा हूँ 10 दिन से सर, अभी मेरे को रिपोर्ट का पता लगा था इसका, अभी 10 दिन से चेक कर रहा हूँ। टैली कितने सालों से यूज कर रहे हैं आप? टैली यूज कर रहा हूँ सर 98 से मैं। 98 से 21 साल 22 साल टैली यूज करते हुए हो गए हैं। ये फीचर आपको अब पता लगा। हरीश जी आप यूज कर रहे हैं? नहीं सर। नवीन जी, गुप्ता जी, ये रिपोर्ट यूज कर रहे हो आप? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। सौरभ जी, नहीं सर, नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं, यूज करना शुरू कीजिए सर। देखिए अब इसका फायदा देखिएगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, मुझे कितने पैसे लेने हैं बाजार से, ये देखिए इस पे एक एंटर करते ही मेरे सामने उस पार्टी की डिटेल आ गई
और उस डिटेल में वो ये बता रहा है कौन से वाला बिल कितने दिन से ओवर ड्यू चल रहा है। 22 दिन तो इसको ड्यू हुए हो चुके हैं। हमने उसको उधार कितनी दी थी? 7 दिन की। 7 दिन के बाद वो 22 दिन और ऊपर बीत चुके हैं, तो ये हमारे लिए सीरियस इशू हो जाता है। इन इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए 1 मई वाला जो बिल है ये तो अभी आज ही कटा है, ये रिपोर्ट हम 1 मई को ही चेक कर रहे हैं, तो ये अभी ड्यू नहीं हुआ, ये 7 दिन के बाद ड्यू होगा, तो इसलिए इसकी चिंता नहीं है। ये उधार तो हमारी कैलकुलेटेड फिगर है, हमने सोच समझ के दी है, मगर ये हमने नहीं सोचा हुआ था कि इसके पेमेंट आने में 22 दिन लग जाएंगे। तो इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आइए उसके लिए हमें वापस अपने मास्टर में चलना पड़ेगा। ऑल्टर लेजर, कस्टमर के लेजर में जाएं। अभी तक आपने क्रेडिट डेज डाले थे, क्रेडिट डेज से आपको ये तो पता लग गया कि वो 7 दिन तक उधार देनी है और कितने दिन से ओवरड्यू हो गया ये भी पता लग गया। उसी के नीचे एक छोटा सा बटन था, इसको हमने पहले इग्नोर कर दिया था। अब इस बटन की पावर देखते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करते समय क्रेडिट डेज को चेक करो, इसको यस कीजिए। यस करते ही देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। ये यस हमने अब किया है तो अब के बाद ही इफेक्ट में आएगा। अगर इस पार्टी को अगर आप एक बिल और काटते हो, ये देखिए ये क्या बता रहा है आपको, वो उस बटन को ऑन करने का ही फायदा हुआ है यहाँ पे हमारे को। ये हमें बता रहा है कि इस पार्टी का एक बिल तो ऑलरेडी लिमिट्स क्रॉस कर चुका है, उसकी ड्यू डेट एक्सीड हो चुकी है एक बिल की। क्या आप और बिल काटना चाहोगे ऐसी पार्टी को? हमारे को माल देते देते टैली हमारा हाथ रोक रही है, हमें वार्निंग दे रही है कि भाई साहब रुक जाओ, इस पार्टी ने अपनी जो शर्तें तय हुई थी उसकी इज्जत नहीं की है, तो आपको इसको और माल नहीं देना चाहिए। फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो आप एंटर करके आगे बढ़ सकते हो और जो कुछ मर्जी करो, क्योंकि बिजनेस का ओनर टैली नहीं है, आप हो। टैली ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आपको बता दिया कि आगे रोड क्लोज है, फिर भी आप उस बोर्ड को इग्नोर करके गाड़ी 80 की स्पीड पे ले जाना चाहते हो, तो एक्सीडेंट की जिम्मेदारी आपकी है, बोर्ड लगाने वाले की नहीं है। बोर्ड लगाने वाले ने तो अपना काम कर दिया। ठीक है सर, तो ये फीचर आपको और ज्यादा उधार देने से रोक सकता है। ये पार्टी अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही है, ये टैली ने बता दिया। ओके, फिर भी आप इसको माल देना चाहते हैं तो शौक से दीजिए। ये लीजिए, हमने इसको डेट बदल के 2 मई के अंदर कुछ माल और दे दिया। यहाँ पे हमारे पास 140 क्वांटिटी, अब की बार 98 रुपए में दे दिया हमने इसको। CGST SGST लगाया और ये माल बेच दिया। अब ये 9 मई को ड्यू हो। अब इसी तरीके से उस रिपोर्ट को दोबारा जाके देखिए। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, ये 2 बिल अभी ड्यू नहीं हुए हैं। मगर क्या होगा अगर मैं ये रिपोर्ट 31 मई को देखूंगा, या 31 मई डाल दीजिए, 31 मई को एक बिल मेरा 52 दिन से बाकी खड़ा है, दूसरा बिल मेरा 23 दिन से बाकी खड़ा है, ये तो 7 दिनों से एक्स्ट्रा वाले दिन हैं। तो पहले बिल को देखा जाए तो 2 महीने हो गए उसने पैसे ही नहीं दिए हैं। इस तरीके से अभी हम सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर ये रिपोर्ट बना के देख रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को और भी बढ़िया तरीके से देखा जा सकता है, टैली आपको और ज्यादा अच्छा मदद कर सकता है। यहाँ पे आप एजिंग मेथड सिलेक्ट कीजिए। अब एजिंग किस तरीके से देखना चाहते हो? एजिंग होता है उम्र, कि आपके उस बिल की उम्र कितनी हो गई, उस बिल के डेट के हिसाब से देखना चाहते हो, या जिस दिन ड्यू होना था। ड्यू होना था तो वो 7 दिन इंक्लूड मतलब घटा के ही दिखाएगा। आपने कहा मुझे ड्यू डेट के हिसाब से दिखाओ। अब ड्यू डेट के हिसाब से किस कैटेगरी में देखना चाहते हो? क्या यार मुझे तो ये बताओ कि 0 से 7 दिन वाले बिल कौन से हैं, ठीक है, 7 से 15 दिन वाले कौन से हैं, 15 से 30 वाले कौन से हैं, और 30 से ज्यादा कौन से हैं, उस तरीके से बिल दिखाओ। तो ये देखिए आपको सबसे पहले तो पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है टोटल, कि इस पार्टी से हमने 2,35,995 इस बिल के लेने हैं, और यह बिल 30 दिन से ज्यादा पुराना हो चुका है।
दूसरे जो 2 बिल बाकी हैं वो 15 से 30 दिन की कैटेगरी में आते हैं। अब आप देखिए कि आपके लिए खतरे की घंटी कौन सा अमाउंट है। जो पेमेंट जितनी ज्यादा पुरानी हो जाएगी उसके रिकवरी के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ये बात आपको इस बात से समझ जानी चाहिए कि आपका बैंक जब आपसे आउटस्टैंडिंग की डिटेल्स मांगता है वो आपसे 180 दिन से ज्यादा पुराने डेटर नहीं पूछता, क्योंकि बैंक को भी पता है जो डेटर 6 महीने से पैसा नहीं दे रहा वो डूब गया, वो बैड डेट में पैसा चला गया। तो कौन कौन सा मेरा बिल, कौन कौन सी पार्टी मेरी 30 डेज को क्रॉस कर रही है, 60 डेज को क्रॉस कर रही है, वो मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं। ओके, समझ में आ रही है इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस? हाँ जी सर। कुछ वैल्यू ऐड करेगा ये वाला फीचर आपके बिजनेस में? यस सर। कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं आज से ही इस ऑप्शन को? हाँ जी सर। जल्दबाजी मत करना। जो लोग यस सर सोच के बैठे हैं उनको बता दो जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से इस फीचर को ऑन कर दिया तो आप सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझ जाओगे। वजह क्या है कि आपका बिजनेस काफी समय से विदाउट मेंटेन बैलेंसेस के चल रहा था, या मेंटेन बैलेंसेस के साथ चल रहा था तो आप ओन अकाउंट के चक्कर में उलझे हुए हो। तो उससे निकलने के लिए आपको पहले अपना डेटा स्प्लिट करना पड़ेगा 1/4/21 को, और ये सारी एंट्रीज जो सेट करनी पड़ेगी वो 1/4/21 से आपको सेट करनी पड़ेगी, ताकि उसके बाद का जो सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में आ सके। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए केवल 2 महीने हुए हैं और इन चीजों को हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ जी। अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं या अभी तक हमने जो कवर किया है वो टॉपिक केवल और केवल क्रेडिट डेज सेट किए हैं। अभी हमने क्रेडिट लिमिट सेट नहीं की है। ठीक है, तो ये जो लिमिट हमने आपको बताई थी कि आप बिल वाइज डिटेल यूज करिए, वो हमने कर लिया। क्रेडिट डेज हमने सेट कर लिए। ये अभी हमने केवल इस 4 फीचर में से 2 ही फीचर यूज किए हैं और अब 9 बज चुके हैं। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इन क्रेडिट लिमिट्स को कैसे सेट किया जाता है और ये कैसे हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे। हम सिर्फ वही फीचर्स डिस्कस करेंगे जो डिफॉल्ट टैली में इनबिल्ट हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल पैसा खर्च ना करना पड़े। ठीक है सर, आज आपको जो भी हमने काम कराया है प्लीज एक नई कंपनी बना के अपना होमवर्क जरूर कीजिएगा, और वो होमवर्क करके आप मुझे बाय ईमेल भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको चेक करके ये देख सकूं कि आपको समझ कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस कोर्स को सिर्फ 1 वे रखेंगे तो आपको उसका उतना फायदा नहीं मिलने वाला। तो जो जो चीजें आप सीखते जाएं उसको आप इम्प्लीमेंट भी करते जाएं। मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको रियल टाइम डाटा पे इंप्लीमेंट करो। आप एक नई कंपनी बना के पहले उस फीचर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी मैं आपको बताऊं। ठीक है सर, हाँ जी। थैंक यू आपके पेशेंस के लिए, इतने अच्छे से इन चीजों थैंक यू को माता सुनने जी। के। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं? कोई सवाल नहीं है? ठीक है डियर, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल सुबह फिर से मिलेंगे। आज अभी कुछ 2 नए पार्टिसिपेंट्स ने ऐड होना था, इसलिए उनके ज्वाइनिंग में थोड़ा सा इशू रहा। आई होप कि कल हम एग्जैक्टली 8 बजे क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। तो बी ऑन टाइम, कोशिश करें कि आप 5 मिनट पहले ही अपने कंप्यूटर लैपटॉप्स के ऊपर अवेलेबल हो। कंप्यूटर पे अटेंड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहने वाला, क्योंकि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करके देख पाओगे। ठीक है, जी। ऑल द बेस्ट, बाय।